वेलकम दोस्तों, मैं अपना यूके ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि भारतीय संविधान क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, इसका अगला सीरीज हमने कोशिश किया है पढ़ाने का प्रस्तावना। और प्रस्तावना से संबंधित जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लगभग सभी का कवर करने का कोशिश किया है। तो आइए इसको देखते हैं डिटेल के साथ। प्रस्तावना जो शब्द है वो है क्या, थोड़ा सा इतिहास इसका जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो हुआ था 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, जो बुजुर्ग आदमी थे उनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को पुनः बैठक हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके 2 दिन बाद फिर तुरंत 13 दिसंबर को, 2 दिन का डिफरेंस है, आप इसको याद कर सकते हैं इजीली तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला 13 दिसंबर की जो बैठक हुई थी, तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। तो उद्देशिका प्रस्ताव पूछा किसके द्वारा बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उनके द्वारा पेश किया गया था। और इसको 22 जनवरी 1947, 46 तक 47 आ गए, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। यही प्रस्तावना है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनती है। अब इसको आगे देखते हैं। तो 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना एक्चुअली में है क्या, प्रस्तावना वो चीज है जिसे हम संविधान में प्रस्तुत करना चाहते हैं, भविष्य के रूप में इसे संविधान को कैसे हम देखना चाहते हैं, कोई भी चीज को प्रस्तुत करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना को ही प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना में होता क्या है कि हम उसके अंदर क्या दे रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं, वही चीज है संविधान में भी, कि प्रस्तावना उसी को कहा गया। प्रस्तावना जो है वो उद्देशिका का ही एक आधार है, उद्देशिका से ही लिया गया है। प्रस्तावना के सबसे पहले जो जिक्र था वो अमेरिका के संविधान में था, सबसे पहले प्रस्तुत किया था अमेरिका के संविधान ने, और उसी वहीं से विचार जो आया भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किया गया प्रस्तावना को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उनका विचार कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अमेरिका से। लेकिन अगर वहीं पर आता है कि क्या इसका भाषा जो शैली है, लेकिन जो भाषा शैली जो इसका लिया गया है लिखने का, वो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर पूछेगा डायरेक्ट प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो डायरेक्ट हम लोग मारेंगे अमेरिका से। लेकिन इसका भाषा शैली कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया पर यहाँ क्वेश्चन करेंगे। प्रस्तावना जो होती है स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से, और अंत होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसमें विक्रम संवत का भी जिक्र किया है, विक्रम संवत 2006। तो 26 नवंबर को अंगीकृत, एक हमेशा वर्ड आता है अंगीकृत कब किया गया। अंगीकृत करने का क्वेश्चन इस शुरुआत अभी तक फिलहाल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के द्वारा प्रस्तावना को, मतलब संविधान को कब अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो क्या इसमें आ गया 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन अंतिम बैठक हुई थी। यहाँ पर क्या किया गया था, संविधान को स्वीकार किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इसी दिन क्या होता है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। और यह कब से चालू हुआ, 2015 से, जब अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। तो 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर ही क्या क्या संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और 26 नवंबर को हमेशा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। अब शुरुआत करते हैं कि इस प्रस्तावना में मूल चीजों को क्या क्या उसमें मूल शब्द हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। आगे है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो है शब्द ये अमेरिका के चार्टर एक्ट से लिया गया है। हम भारत के लोग के तात्पर्य यह है कि भारत की जनता से है। जैसे कि हमारे यहाँ संविधान क्या है, सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ भी चीज नहीं है। चाहे कोई भी कानून हो, विधान हो, संविधान के द्वारा ही चलता है। लेकिन संविधान के शक्ति देने का काम कौन करता है, आम जनता करती है। इसलिए यहाँ पर जिक्र गया हम भारत के लोग। अगला जो होता है, अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है कि भारत अपने आंतरिक मामले में जिनका उनका क्षेत्र जहां तक विस्तारित है वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। किसी बाहरी हस्तक्षेप या दबाव के कारण यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अपने आप ही निर्णय लेने संप्रभु है। संप्रभु से तात्पर्य है किसी भी ऐसे देश जिसका अपना खुद का शासन व्यवस्था हो, अपना नियम कानून बना सकते हो, किसी दूसरे के अधीन नहीं हो, आंतरिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र मतलब अपने सीमा क्षेत्र तक आप अनन्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, किसी बाहरी हस्तक्षेप न होना वही संप्रभु कहलाता है। यह हमारा एक जो शब्द प्रेरित है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अब जो प्रस्तावना में मुख्य मुख्य चीजें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है कि 5 प्रकार की, ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। पहला विचार की स्वतंत्रता, और दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। थोड़ा थोड़ा इस वर्ड के विषय में भी जान लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों एक ही है, दोनों के एक ही रूप में समझेंगे और दोनों समझना एक दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसको समझना एक दूसरे के साथ लिंक करके इजी रहेगा। विचार की स्वतंत्रता से आप आशय है कि अपना विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं, एक सभा के द्वारा, पेपर के द्वारा, कोई पत्रकार है उसके माध्यम से, कोई टीवी चैनल के माध्यम से, या बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे अपना विचार को व्यक्त कर सकते हैं आप। उसका अभिव्यक्त करना मतलब विचार को व्यक्त करना या अभिव्यक्त करना दोनों एक ही चीज होता है। आप किसी भी माध्यम के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कोई नेता प्रचार करता है, कोई अपना विचारधारा को प्रचार करता है, तो यहाँ से आपने करना, ये हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। दूसरा है विश्वास, किसी चीज के विश्वास करना और ना करना, ये सिंपल सा वर्ड है विश्वास, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रस्तावना में उल्लेख है कि आपको कोई जबरदस्ती ये नहीं बोलेगा कि ये चीज रेड है तो रेड ही है, जैसे कि पेन के विषय हम बोल रहे हैं कि अगर रेड है तो रेड ही है। आप विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धर्म और उपासना दोनों एक ही दूसरे से अगर लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। धर्म से आशय है कि आपको कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, यहाँ पर कोई आपको पाबंदी नहीं है। हमारे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। उपासना से तात्पर्य यह है कि उपासना से मतलब कोई धर्म, कोई विचारक, कोई साधु संत जैसे कोई चीजों का प्रचार करते हैं, उसी को क्या करते हैं, उपासना की स्वतंत्रता बोलते हैं। उपासना तो आप कोई भी मतलब साधु संत बन के किसी चीज का प्रचार करते हैं तो आपको वहां पर कोई बाध्य नहीं करेगा कि इस चीज को मत कीजिए चाहे मत कीजिए, हमारी स्वतंत्रता है। और अभी कहाँ लिया, प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। मतलब ज्ञान की शक्ति के द्वारा अज्ञानता को दूर करना और वही ज्ञान की चरम शक्ति को प्राप्त करके अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही उपासना है। उपासना थोड़ा सा कठिन वर्ड है तो समझ में आ गया होगा मे भी, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ज्ञान के द्वारा अज्ञानता को दूर करके और ज्ञान को सर्वोपरि समझ करके उसको प्रचार करना ही उपासना है। अगला पर 3 प्रकार की न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है दोस्तों, और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों को हम देख लेते हैं। 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था किया गया। तो सामाजिक को देखना चाहिए और आर्थिक, दोनों एक ही चीज से लगा हुआ चीजें हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कोई भी जाति, धर्म, उच्च नीच, भेदभाव से चीजें से संबंधित जो भी है, इसके विषय में अगर कोई न्याय करती है, अगर न्यायपालिका का आप शरण में जाते हैं तो वहां पर इस भेद पर आपको न्याय नहीं दिया जाएगा। आप किसी जाति से हैं, धर्म से हैं, विशेष हैं, वहां न्याय के शरण में जाने के बाद सभी कोई सामान्य हो जाता है। वहां आपकी चेहरा देखकर के न्याय नहीं दी जाती है, एविडेंस के आधार पर दी जाती है। तो वही चीज के 3 प्रकार की न्याय, मतलब सामाजिक न्याय से कोई भी धर्म जाति से आप संबंधित हैं, सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है दोस्तों की अमीरों और गरीबों के बीच जो न्याय, तो मतलब अमीरों के लिए एक ही न्याय की व्यवस्था है, जो भी गरीबों के लिए भी वही व्यवस्था होगी। कहने से तात्पर्य है कि जो अमीरों और गरीबों की जो खाई है उसको कम करना ही क्या है, आर्थिक न्याय है। और न्याय के पास शरण में जाएंगे तो अमीर और गरीब देखकर वहां पर न्याय नहीं देती है, सभी के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था किया गया है।
आगे देखते हैं राजनीतिक। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है दोस्तों कि कोई भी पद पर आप आसीन है तो सभी को समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना ही राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जैसे कि आप कोई भी पद पर आसीन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या किसी और पद पर आसीन है, एक चाहे एक आम आदमी सिंपल से है, तो सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था किया गया है। वही क्या है? राजनीतिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक समानता जब पढ़ेंगे तो उसमें देख सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या जिक्र है। आगे देखते हैं दो प्रकार की समानता। समानता दो प्रकार के बताया गया है। पहला प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा हो गया अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जिंदगी जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी जाति से हो या कोई भी वंश से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर कोई एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है। वही को कहा गया है, प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि प्रतिष्ठा के साथ समानता पूर्वक अपना जिंदगी जीवन यापन करना। दूसरा अवसर आता है कि अवसर की समानता। अवसर की समानता से तात्पर्य यह है दोस्तों कि राज्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी, चाहे वो नियोजन के लिए हो चाहे कोई कार्य के लिए हो। वहां पर किसी मूल्य, वंश, जाति, धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे वो नौकरी हो या कोई भी क्षेत्र में काम की बात हो। तो राज्य जो है अवसर की समानता प्राप्त करेगी सभी लोगों को। और प्रतिष्ठा की समानता तो समझ गए हैं दोस्तों कि सभी को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। जैसे पहले हमारे संविधान में अस्पृश्यता का तो जो अनुच्छेद 17 में दिया गया है, तो उसको भी हटा दिया गया। इसी उद्देश्य पर हटाया गया कि सभी को एक समान पूर्व गरिमापूर्ण जिंदगी जीवन करने का अधिकार है। और किसी को छुआछूत के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाना, वर्जित करना ये गलत है। तो यहाँ से इसको लोग देख सकते हैं। आगे आते हैं बंधुता। तो भारतीय संविधान में भी क्वेश्चन आता है हम लोग के क्वेश्चन की बंधुता की प्रयोग कितने बार किया गया है। तो प्रस्तावना में बंधुता के एक बार उल्लेख किया गया। बंधुता से तात्पर्य है दोस्तों कि अपना यहाँ भारत विविधता में एकता का देश है। विविधता में एकता से तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर अनेक जाति, धर्म, लोग, भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान सबकी अलग अलग है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे की भावना ही क्या कहलाती है? बंधुता कहलाती है। इसके बाद दो शब्द और आते हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। लोकतंत्र से अभिप्राय है लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जैसे अब्राहम लिंकन का परिभाषा तो याद ही होगा कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ऊपर ही शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो जहां पर जनता शासन करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र दो प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य है दोस्तों कि हम लोग स्विट्जरलैंड के संविधान का इसका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। वहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है संविधान को बनाने में, कोई कानून को बनाने में या किसी चीज को परिवर्तन करने में, कि वहां जनमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है स्विट्जरलैंड में। हमारे यहाँ होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, वो विधायक हो या संसद हो, उनके द्वारा कानून बनाया जाता है, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो वो जनता के द्वारा ही शक्ति उनको मिलती है कि जनता ही उनको चुन के भेजे हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का दो आधार होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में क्वेश्चन आती है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण हमारा भारत देश है। अमेरिका भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण है। गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य है दोस्तों कि संविधान का सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति, तो वहां पर पद जो होंगे वंशानुगत नहीं होगा। पद वंश के आधार पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा, वहां जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यहाँ पर गणतंत्र का उदाहरण अच्छा देख सकते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है। तो गणतंत्र से बहुत क्वेश्चन आता है, आप पिछले का क्वेश्चन लौट के देखिएगा। एक ही चीज है, गणतंत्र से तात्पर्य यह है दोस्तों कि यहाँ पर पद जो है वंशानुगत नहीं होना। अब इतने संविधान मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रभाव इसका कहां कहां से पड़ा है उसको देखते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति से 3 शब्द को लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता से तात्पर्य है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने से कोई बाहरी हस्तक्षेप ना होना। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसको कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होती है, वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसी को हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं।
मतलब व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम करने पर कोई बाहरी हस्तक्षेप न होना ही स्वतंत्रता है। समानता, समानता से तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी को भी मतलब अलग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ सभी को समानता प्राप्त है, मतलब सभी कोई समान है। बंधुत्व, बंधुत्व तो अभी बताया दोस्तों कि बंधुत्व वह चीज होती है जो आपसी मतलब भाईचारा को बढ़ावा देना, आपसी भाईचारा से मेल मिलाप से रखना, चाहे कोई भी जाति वंश का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो किसी भी भाषा बोलता हो, कोई भी खाना खाता हो, किसी प्रकार से वो रहन सहन हो, लेकिन इस सबसे ऊपर उठ के आपसी भाईचारा को बनाना ही बंधुत्व है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, जो लुई 16वां का शासन था उस समय, और लुई 16वां का जो शीश महल था पेरिस में, उन्हीं पर इनको फांसी दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर पुलिंग तंत्र का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था और चर्चों का वर्चस्व बहुत ऊपर की ओर था। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1776। अमेरिका में क्रांति हुआ था, जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन का देश के लगभग सभी देशों में राज किया है, तो अमेरिका में भी 13 राज्यों में उनका वर्चस्व था। और अमेरिका में एक भीषण क्या हुआ, संगठन हुआ, संगठन के बाद एक क्रांति हुई। क्रांति में यह निर्णय लिया कि यहाँ हम लोग का सर्वोपरि हमारा कानून होगा और यहाँ से उन लोग को भगाया, तो अंग्रेजों को वहां से भगाया गया। वहां पर इसीलिए इस क्रांति का नाम दिया अमेरिकी क्रांति। कब हुआ था? 1776 में। यहाँ से दो बातों को लिया गया है, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है दोस्तों कि राज्य के कार्यों में अपना प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। हम लोग कैसे भाग लेते हैं, इसको भी हमारे यहाँ भी राजनीतिक स्वतंत्रता है, हम लोग भी भाग लेते हैं। तो यहाँ भाग लेने का जैसे कि हम लोग वोट देकर भाग लेते हैं, निर्वाचन होने का भी अधिकार है, ऊंचा पद प्राप्त करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है। तो ये हमारा राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये बात कहां से ले गया? अमेरिका के संविधान से, मतलब अमेरिकी क्रांति से प्रेरित शब्द है। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से यह तात्पर्य है दोस्तों कि व्यक्ति कुछ भी कार्य करने से कोई बाहरी हस्तक्षेप न होना। आदमी कोई भी काम कर रहा है तो उस पर अगर किसी का दबाव है या कुछ भी हो सकता है, किसी के मेंटलिटी टॉर्चर है, तो वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका नहीं है। तो वैसे देश जहां पर न राज्य का दबाव हो न किसी व्यक्ति का दबाव हो, व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उसी को हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। अगला है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति हम लोग जानते हैं कि रूस की क्रांति का जो स्रोत था वो कौन थे? कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के रहने वाले थे, और कार्ल मार्क्स ने ही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। लेकिन ये कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब में दास कैपिटल में लिख कर मर गए, और मरने के बाद इनको जो धरातल पर लाने का जो काम किया था वो लेनिन के द्वारा किया गया था, जो रूस में वो अपने कार्ल मार्क्स के विचारों को उन्होंने बहुत फैलाया रूस में, घर घर जाकर किसानों को उनके विषय में बताया, और एक ऐसा संघर्ष हुआ, बहुत बड़ा काल हुआ और रात भर में पूरी सत्ता को पलट दिया गया था। तो यही रूस की क्रांति है जो 1917 में हुआ था। और इसका यहाँ रूस की क्रांति से लिया गया आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से तात्पर्य है जो उत्पादन और उपभोग के साधनों पर सभी लोगों का न्याय, सामान्य पूर्वक न्याय वितरण को कहने से तात्पर्य है कि कोई भी सामान का उत्पादन हो रहा है, किसी भी संपत्ति है, उस सभी पर राज्य का नियंत्रण हो, और राज्य उसको जैसा व्यक्ति की आवश्यकता होगी उसका उपयोग करेगी। तो वहां पर आर्थिक समानता की बात है, जो अमीरों और गरीबों की जो खाई बहुत दूरी है, जो बीच की जो खाई होती है, उसी को कम करना आर्थिक समानता है, कि धन का संकेंद्रण नहीं हो। यही चीज को यहाँ पर तो रूस की क्रांति से आर्थिक समानता का लिया गया है, यहाँ से प्रेरित है। अब तो क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो क्या उसमें उच्चतम न्यायालय में कभी ऐसा बात आई कि क्या ये संविधान का अंग है, नहीं है, कुछ ऐसा बात? तो ऐसे दो बार बातें आई थी। पहला आया था कि बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में आया कि संविधान में प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है कि नहीं, क्वेश्चन उठा। तो बेरूबाड़ी मामले कहा कि संविधान में जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, और इसकी स्पष्टता करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो विचारों की जानने को, जहां भाषा संदिग्ध है, मतलब पूरे संविधान में जो भाषा को आप पढ़ने समय संदिग्धता प्रकट करते हैं, तो आप प्रस्तावना को एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां भाषा संदिग्ध है उसी बातों को जानने का एक कुंजी है। क्या चीज? प्रस्तावना। तो ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जहां भाषा संदिग्ध है वहां पर बातों की जानने का एक कुंजी है, वहां से बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये बेरूबाड़ी मामला 1960 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दूसरा वाद आया था केशवानंद भारती वाद,
मामला 1973। केशवानंद भारती मामलावाद अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा खंडपीठ के द्वारा निर्णय दिया गया, जिसमें 13 जजों ने मिलकर निर्णय दिए थे। इस मामले में यह कहा गया केशवानंद भारती मामलेवाद 1973 में कि क्या संविधान का अंग है प्रस्तावना, तो उसमें कहा गया हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। अगर मूल ढांचे को आप छोड़ देते हैं तो उसमें बाहरी चीजों को उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को आप नहीं हटा सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक किस वाद में कहा था, केशवानंद भारतीवाद में। तो क्वेश्चन बताया क्या मूल ढांचे की विश्लेषण किसने किया, केशवानंद भारती मामलेवाद में 1973 में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान का अंग प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो केशवानंद भारती मामलेवाद 1973 में। अब क्या, तो केशवानंद भारती मामलेवाद के निर्णय 1973 में, तो 3 साल बाद 76 में क्या किया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछते रहते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, तो क्वेश्चन में सिर्फ मारना है 1 बार। अभी तक प्रस्तावना मात्र 1 बार संशोधन हुआ है और 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संशोधन किया गया है। समाजवादी, यहां पर संशोधन करने के बाद इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों को पहला पैराग्राफ में जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस पैराग्राफ में जोड़ा है, तो पहला पैराग्राफ में जोड़ा गया है, और अखंडता जो शब्द है उसको 6ठे पैराग्राफ में जोड़ा गया है। समाजवादी से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जैसे कि हमने अभी बताया आर्थिक समानता स्थापित करना, तो हमारे यहाँ जो समाजवादी जो बात है वो रूस की क्रांति वाली समाजवादी बात नहीं है। कार्ल मार्क्स के दिया जो वैज्ञानिक समाजवाद था वहां पर जिक्र नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो समाजवादी की बात है वो है गांधी और नेहरू के दिया हुआ समाजवादी की बात है। गांधी और नेहरू के द्वारा जो समाजवादी बात दी गई थी वो मिश्रित समाजवादी व्यवस्था है। मिश्रित से तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ सरकार का भी रहेगा और निजी कंपनी का भी रहेगा, दोनों को मिलकर समाजवाद को स्थापना करेंगे, मतलब दोनों का वर्चस्व समान रूप से मिश्रित रूप से लिया जाएगा। कहने से तात्पर्य है दोस्तों को उत्पादन और उपभोग के सामानों का वितरण न्याय संगत रूप से किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी, दोनों रूप से। इसलिए पंथ निरपेक्ष अगला पॉइंट आता है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष होता क्या है, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को धर्म मानने का अधिकार होगा। राज्य यहाँ पर व्यक्ति की जो धर्म होगी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी, ना ही उस पर कुछ विचार व्यक्त करेगी। तो पंथ निरपेक्ष से यही शब्द आता है कि धर्म निरपेक्ष, इसको साफ और में समझ सकते हैं। और हम लोग धर्म निरपेक्ष ही पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों आए तो वहां पर हम लोग पंथ निरपेक्ष करेंगे, क्योंकि संविधान में धर्म निरपेक्ष का बात नहीं है, वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पंथ निरपेक्ष मतलब व्यक्ति का धर्म होगा, राज्य यहाँ पर किसी धर्म का न वो सपोर्ट करेगी, न किसी धर्म के विषय में वो टीका टिप्पणी करेगी, न किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य करेगी। मतलब राज्य का अपना धर्म न होना ही धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ व्यक्ति का अपना धर्म होगा। दूसरा होगा अखंडता। अखंडता से तात्पर्य है दोस्तों कि भारत विविधताओं एवं एकताओं का देश है। यहाँ पर विविधता देखने को मिल जाती है, जैसे कि हम 200-250 किलोमीटर के अंदर जाते हैं तो उनकी खान पान भाषा बोली बदल जाती है। अगर हिमालय की बात करो तो उनकी रहन सहन खाना पीना बोली भाषा अलग है। उत्तराखंड में चले जाइए उसकी अलग है। पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, अंडमान निकोबार में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले, तो सभी के अलग अलग भाषा और संस्कृति को होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी चीज को अखंडता मतलब एक भाईचारा बनाए रखना और एक दूसरे से जुड़ाव रखना, मतलब पूरे देश में जहां तक हमारा क्षेत्र सीमा है वहां तक अखंड को बनाए रखना ही अखंडता है। मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना ही अखंडता की बात है। यहाँ तक देख लिए दोस्तों। अब इसमें से कुछ चीजों का और देखते हैं जो कुछ विशेषज्ञों ने, संविधान विशेषज्ञों ने परिभाषा दी, उन परिभाषा को भी जान लेते हैं। प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है संपूर्ण संविधान की आत्मा है। एक इसने कहा था पंडित ठाकुर दास भार्गव और न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी है। तो यहाँ पर अगर पूरी परिभाषा याद नहीं है तो बस इतना याद रखें कि आत्मा प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा है, बस इतना समझ लीजिए। तो पंडित ठाकुर दास भार्गव और न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। अगला है कि संविधान शरीर है।
सुभाष कश्यप जी को तो जानते होंगे, बहुत बड़ा संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। इनका बुक भी है, सुभाष कश्यप जी का आता है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बुक है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी आटलिका है। कहने का तात्पर्य है कि परिभाषा को बस समझने के लिए समझने का पूरा शरीर को कंपेरिजन कर लिए। पूरा अगर शरीर संविधान है तो दिमाग क्या है, आत्मा है। अगर कोई बिल्डिंग खड़ा है तो उसका जो नींव है वो क्या है, प्रस्तावना है, और पूरा बिल्डिंग क्या है, संविधान है। उसी चीज को सुभाष कश्यप जी ने व्यक्त किया है। और दो परिभाषाएं और आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा। पालविकी वाला जी ने क्या बोला है, संविधान को प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। तो प से पालविकी वाला और प से परिचय पत्र, बस याद करने के लिए है, देख लीजिए, प से पालकी वाला, प से परिचय पत्र। तो परिचय प्रस्तावना का परिचय पत्र किसने कहा है, तो पालविकी वाला जी ने कहा। एक और परिभाषा है कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। मतलब हम दीर्घकालीन, बहुत दिनों बाद हम जो देखना चाहते हैं संविधान को, उसको प्रस्तावना में अभी हम देख रहे हैं। तो उनका विचार यही थे कि दीर्घकालीन हमारा जो सपना है वो पूरा कौन करेगा, प्रस्तावना ही पूरा करेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट लास्ट में हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूरे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो प्रस्तावना को पूरे संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वहां पहुंच जाइए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन पूरे संविधान का अगर अंबेडकर जी का नाम नहीं हो, पूछ दिया क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। बस यही दोस्तों, ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देंगे। और लगभग सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है, और इससे बाहर क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित नहीं जाएंगे। और आप जाइए MCQ बनाइए, इसमें से क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। थैंक यू।